नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। आज की लीड स्टोरी जुड़ी है दो युद्ध विरामों से। एक में उम्मीदें नजर आ रही हैं तो दूसरे में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। साथ ही ये देखेंगे कि यमन में क्यों हर तरफ लगी हुई है आग, और साथ साथ एक रिपोर्ट स्पेन से। स्पेन में बाढ़ से कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और इसके अलावा एनडीटीवी दुनिया में आपको ले चलेंगे ऑस्ट्रेलिया और पता करेंगे कि वहाँ दो बीच फिलहाल क्यों कर दिए गए हैं बंद। लगभग 2 महीनों के बाद इजरायल ने गाजा पर एक बार फिर से जबरदस्त हमला बोला है, ये सीज फायर के बावजूद। बंधकों की रिहाई में जो देर हो रही है उसका आरोप लगाकर इजरायल ने फिर से गाजा पर हमला किया है, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। हमास ने कहा है कि इजरायल ने यह हमला करके बंधकों की जान को और ज्यादा खतरे में डाल दिया है, और इजरायल कह रहा है कि बंधकों की रिहाई जब तक नहीं होगी तब तक हमले जारी रहेंगे। तो ऐसे में सवाल है कि फिर सीज फायर का मतलब ही क्या रहा। पहले घर छिना और फिर वो स्कूल भी, जहां छत छिनने के बाद पनाह ली थी। जब सब सो रहे थे उस वक्त स्कूल पर इजरायली हमले में तकरीबन 25 लोग मारे गए। जो बचे हैं उनके सामने ये सवाल है कि अब कहां जाएं। गाजा पट्टी पर इजरायल ने जो हमला किया उसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। यह हमला सीज फायर के बावजूद फिर शुरू हुआ है। हमले में गाजा की एक जेल भी नहीं बची। वहां हमले में 35 से ज्यादा कैदी और पुलिस वाले मारे गए। 19 जनवरी को सीज फायर के बाद यह सबसे जबरदस्त हमला बताया जा रहा है। गाजा पर पूरी रात बमबारी के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देश के सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग की। इजरायल का कहना है कि जब तक हमास सभी बंधकों को रिहा नहीं कर देता, गाजा पर हवाई हमले होते रहेंगे। हमास ने इजरायली हमले की निंदा की और कहा कि इससे इजरायली बंधकों की जान खतरे में पड़ गई है। हमास ने इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमले में 2000 लोगों को मारा था और 250 को बंधक बनाया था। इसके बाद इजरायली हमलों में अब तक 48,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें आधे बच्चे और महिलाएं बताए जाते हैं। गाजा का 90% इलाका पूरी तरह से तबाह है। तबाह गाजा पर आने वाले दिनों में इजरायली हमले बेशक और तेज होंगे। ऐसे में लोगों के सामने एक बड़ा विकल्प ये बच रहा है कि वो फिर से कहीं और चले जाएं, जहां पर हमलों का खतरा ना हो। शायद इसलिए जिसे जो जरिया मिल रहा है वो सामान लाद कर जा रहा है। सीज फायर के बाद अभी अभी तो लौटे थे और अब फिर दोबारा अपना घर, अगर वो रहने लायक बच गया था, तो उसे भी छोड़ना पड़ रहा है। और ये सब हो रहा है रमजान के मुकद्दस महीने में। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो सीज फायर के बाद अभी अभी एक बार फिर से अपने घर लौटे थे, लेकिन घर फिर से उजड़ रहे हैं, हमले फिर जारी हैं। आसिफ रजा दाऊदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आसिफ रजा दाऊदी, अभी वहाँ पर जिस तरह से हमले फिर शुरू हुए हैं इजरायल की तरफ से, वैसे में इजरायल और गाजा के बीच जो जंग थी, जो सीज फायर हुआ था, वो एक बार फिर से तार तार हो रही है और तबाही चारों तरफ है। दबाव ऐसे में नेतन्याहू पे भी है, हमास पर भी है। पर आप कैसे देखते हैं इस सीज फायर को? अब वापस युद्ध और तेज होगी, हमास बंधकों को रिहा करने को तैयार नहीं। इजरायल की डिमांड है कि जब तक सारे बंधक रिहा नहीं होंगे हमले जारी रहेंगे। देखें, ये युद्ध तो काफी जमाने से चला आ रहा है, और अगर 7 अक्टूबर के बाद से अब तक की भी बात करें
तो अभी आज की तारीख में जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कह सकते हैं या इंटरनेशनल लॉज की धज्जियां उड़ाना इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो एक एक्टिविटी एक्ट होती है, वो इस वजह से कि इतने सारे सिविलियंस को दोबारा से सीज फायर के बाद रमजान के इस महीने में, चले ठीक है रमजान का महीना शायद सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, लेकिन कम से कम ये है कि इंसानियत अगर उन विजुअल्स को लोग देखें, उन पिक्चर्स को देखें और जो न्यूज़ जो देख रहे हैं और सुबह के वक्त उठते हुए रोजे की तैयारी करते हुए वो तमाम लोग जो पहले ही कितने जमाने से कुछ चैन और सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमास और भी तो वहां कह पे रहा हर है तरह का आसिफ साहब, हमास, वो सही बात है, इंसानियत वहाँ पर नहीं देखी गई, इंटरनेशनल लॉज को नज़रअंदाज किया इसराइल ने, लेकिन हमास की जिम्मेदारी वो भी तो जो तय बात थी उस हिसाब से बंधक नहीं छोड़ रहे। तो ऐसे में नेतन्याहू पर भी ये दबाव है। हालांकि अब नेतन्याहू के खिलाफ भी प्रदर्शन ये हो रहे हैं कि जो लोग बंधक है कहीं उन्हें मार न दिया जाए, जो हमले हो रहे हैं अब इसराइल की तरफ से। फिर आपकी बात सही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर सिविलियंस पे अटैक करो, औरतों पे, बच्चों पे, इस तरह से अगर आप सिविलियंस को मारना शुरू करोगे तो इससे क्या नतीजा मिलेगा? अगर हमास या अगर कोई एक पर्टिकुलर कोई इसमें कुछ लोग उसमें जिम्मेदार हैं किसी चीज के लिए, तो क्या आप पूरे गाजा को खत्म कर देंगे या पूरी इंसानियत को खत्म कर तो देंगे? अभी या आप आपको इस क्या बात लग का रहा भी है ये पास किस नहीं तरह से प्ले रखेंगे आउट कि करेगा? कब कहां कैसे? ये जंग दोबारा से तेज हो गई है, इसराइल नहीं, हमले कर रहा है, तो अब आप काउंटर तेज अटैक्स हो भी हम गई। देखेंगे हमास की तरफ से। ये एक डेंजरस एस्केलेशन जरूर है और इस रीजन के लिए एक जो पीस और सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी की तरफ जो ले जाती है, वैसा जरूर है। अब आगे क्या होता है ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से इसकी अचानक से इतनी बेरहमी से, बारबरिक तरीके से बॉम्बिंग, शेलिंग करना उन सिविलियंस की तरफ करते हुए जो हुआ है, जी तो जी, यकीनन इससे कहीं ना कहीं जो इंस्टेबिलिटी है वो तो दिखने को मिल सकती है। और ऐसे वक्त में किया गया है बिल्कुल एक जिसकी इंस्टेबिलिटी अभी इसकी बढ़ेगी। दरकार मेरे ख्याल से दूसरे तरीके से हो सकती थी। एक इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी वहां पर और एक डेंजरस एस्केलेशन है बिल्कुल दोबारा एक इंस्टेबिलिटी खतरनाक बढ़ेगी। और तरीके आप से। देखें कि कैसे अभी अमेरिका ने या ट्रम्प हाँ, की गवर्नमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी जब ट्रम्प बात कर रहे थे कि इस युद्ध को ख़त्म करवाना है और सीज फायर की बात है, लेकिन यहाँ पर एक फिर से एस्केलेशन हो रहा है, एक बढ़ावा दिखाई दे रहा है, युद्ध जो है और तेज़ यहाँ पर हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आपका दाऊदी साहब। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को बंद करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत शुरू हो गई है। इस बातचीत को लेकर दुनिया ने बहुत उम्मीदें बांध रखी हैं, लेकिन क्या उनकी उम्मीदें पूरी होंगी? क्योंकि बातचीत से पहले दोनों देशों के बीच में जंग और तेज़ हो गई है। क्या जंग में आई ये तेज़ी रणनीतिक है? इस बातचीत से क्या रास्ता निकलेगा? सबकी नज़र इस पर टिकी है। सीज फायर की बातें भी चल रही हैं और कुर्स्क में घमासान भी जारी है। 7 महीनों तक कुर्स्क के कुछ इलाकों पर यूक्रेन का कब्जा रहा। रूस का दावा है कि उसने कुर्स्क में यूक्रेन के 36 ड्रोन गिरा दिए हैं, जबकि कुर्स्क से लौट रहा यूक्रेन कह रहा है कि वो जो भी कुछ कर रहा है अपनी हिफाजत के लिए कर रहा है। यूक्रेन अपने हजारों सैनिकों के सरेंडर की खबर को गलत बताता है, लेकिन कुर्स्क के सूजा इलाके को यूक्रेन ने खाली कर दिया है, जिसे वो अपने सैनिक भंडार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। रूस ने एक बड़ा दावा किया है कि उसने कुर्स्क इलाके में यूक्रेन के हमलों में मदद कर रहे नेटो के तकरीबन 30 अफसरों को घेर लिया है। यूक्रेन के 25 सैनिकों को भी मारने का दावा रूस कर रहा है। दावा तो टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों, ट्रकों और ड्रोन कंट्रोल स्टेशन को भी तबाह करने का है। लेकिन दूसरी तरफ जंगबंदी के लिए बातचीत की तैयारियां भी चल रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात होनी है। बातचीत का मुख्य मुद्दा यूक्रेन के साथ जंग और जंगबंदी का होगा। हालांकि रूस और अमेरिका के रिश्तों पर भी बातचीत होगी। अमेरिका को इस बातचीत से काफी उम्मीद है, लेकिन इस वक्त एडवांटेज रूस के पास है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पुतिन के वादों पर यकीन नहीं। ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई हैं
ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली इस बातचीत पर। तो अमेरिका एक तरफ यूक्रेन और रूस की जंग खत्म करवाने के लिए बीच बचाव कर रहा है, दूसरी तरफ वो खुद यमन पर हमले कर रहा है। यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिका के हमले में तेजी आई है। कल रात एक और हवाई हमले में यमन के कई शहरों में तबाही मच गई। इसके खिलाफ यमन के बहुत सारे इलाकों में लोग सड़कों पर हैं। ट्रंप यमन के बहाने ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि वो बाज आ जाए। लगा जैसे पूरा यमन ही सड़कों पर उतर आया। अमेरिकी हवाई हमलों के विरोध में हुदैदा से लेकर यमन की राजधानी सना तक इसी तरह के प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में हथियार थे और वो अमेरिका के विरोध में नारे लगा रहे थे। अमेरिकी हमलों ने यमन में तबाही मचा दी। हूती विद्रोहियों की तरफ से जारी किए गए वीडियो बता रहे हैं कि हुदैदा और अल जावफ सूबे में कितना नुकसान हुआ है। हमलों में 50 लोगों के मारे जाने और 100 के जख्मी होने की खबर है। अमेरिका का कहना है कि उसने यमन में 40 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं और आने वाले दिनों में और हवाई हमले हो सकते हैं। अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों पर 15 मार्च से दोबारा हवाई हमले की शुरुआत कर दी है। इसके जवाब में हूथियों ने भी अमेरिका के विमानवाहक जहाजों पर हमले बोल दिए। नवंबर 2023 से लेकर गाजा में सीजफायर की शुरुआत तक हूथी बागियों ने 100 से ज्यादा मालवाहक जहाजों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। उन्होंने 2 जहाज डुबा दिए और 4 लोगों को मार डाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यमन को लेकर लगातार उसके आका माने जाने वाले ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि नतीजे ठीक नहीं होंगे। वैसे यमन के हालात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग से भी जुड़े हैं। यमन के हालात अगर और बिगड़े तो लाल सागर में सुरक्षा को लेकर कई तरह के खतरे पैदा हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस वक्त तकरीबन 40 मालवाहक जहाज और टैंकर रोज यहां से गुजरते हैं, जबकि पहले ये संख्या 100 से भी ज्यादा होती थी। समुद्री रास्ते खुले रहें और दुनिया का कारोबार चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि लाल सागर में अमन रहे, और अमन के लिए यमन में अमन जरूरी है। और अभी भी रूस यूक्रेन को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि दोनों देश के राष्ट्रपतियों के बीच में बातचीत शुरू हो गई है। ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें फोकस है यूक्रेन और रूस के बीच जो चल रही है जंग, उसको बंद करवाने पर, वहाँ पे सीज फायर पे, और इसके साथ साथ अमेरिका और रूस के संबंधों पर भी बात होगी। पर इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत शुरू हो गई है और ये बातचीत चल रही है, जिसे लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं कि शायद इससे रूस और यूक्रेन में के बीच चल रही युद्ध को रोकने की का कोई रास्ता निकलेगा, कोई राह निकलेगी। व्हाइट हाउस ने इस बातचीत की पुष्टि की है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पहले अमेरिका ने इसके पहले सऊदी अरब के जद्दा में जो बातचीत की थी रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवाने की, वहाँ पर एक जो प्रस्ताव है अमेरिका का, उस पर यूक्रेन सहमत है, लेकिन रूस इस पर सहमत नहीं था। रूस ने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं, उसे एक स्टेबल यहाँ पर उपाय चाहिए, और उन शर्तों को सामने रखने के बाद अब बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में। ये बातचीत शुरू हो चुकी है और सबको इंतजार है कि इससे आगे क्या रास्ता निकलेगा, क्या कोई युद्धबंदी होगी। हमारे साथ उमा शंकर सिंह जुड़ गए हैं। उमा, इस बातचीत का बहुत इंतजार था और ये बातचीत अब शुरू हो चुकी है। उम्मीद हो रही है कि इससे कोई रास्ता निकलेगा। वैसे रूस की कुछ शर्तें भी हैं जो साफ तौर पर उसने सामने रखी थी, जिसमें एक परमानेंट सोल्यूशन और एक सिक्योरिटी की ओर रूस देख रहा है, एक डीमिलिटराइज जोन की बात कर रहा था रूस। जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है उसके मुताबिक तकरीबन एक घंटे से बातचीत जो है वो चल रही है और बातचीत अच्छी दिशा में चल रही है।
इस बात के शुरुआती संकेत जो हैं वो मिले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जिस तरह की शर्तों को रखा है, पहले मीडिया के हवाले से भी, और जो बातचीत जिसके लिए कि अमेरिका के विशेष दूत मॉस्को गए थे, तो उनके सामने जिस तरह की बातों को रखा है, क्या उन शर्तों को लेकर यूक्रेन, और खासतौर पे जब यूक्रेन की बात करते हैं तो उनके साथ जो वेस्टर्न एलाइज हैं, क्या उन शर्तों पे मानेंगे, तो ये ट्रंप के सामने बड़ी चुनौती होगी। और जो हाल के ट्रंप के बयान है उसमें उन्होंने ये भी बात साफ की कि हो सकता है कि हम कामयाबी के बहुत करीब हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये ना हो। हालांकि वो लगातार इस बात की उम्मीद जताते रहे हैं और जिस तरह का उनका रुख रहा है वो रूस के पक्ष में नजर आता रहा है। लेकिन सारी बातें इस बात को लेकर टिक जाती है कि ज़पोरिज़िया जो परमाणु केंद्र है उसका क्या होगा, क्योंकि उस पर रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है जबकि वो यूक्रेन का हिस्सा रहा है। दूसरी बात ये भी है जो कि आपने बताया कि जो लिमिटराइज जोन की बात है उसको लेकर क्या कुछ होता है, और जैसा कि पुतिन ने पहले भी साउंड किया था कि आखिरकार अगर कोई सीज फायर होता है तो वहां पे पुलिसिंग कैसे होगी, कौन उसको ऑब्जर्व करेगा। वो यूक्रेन नेटो या यूरोप की सेना के बिल्कुल खिलाफ है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो तय होने बाकी है। ये अलग बात है कि यूक्रेन 30 दिनों के अंतरिम सीज फायर के लिए तैयार हो गया था, लेकिन वो जिन शर्तों पर तैयार हुआ था रूस की जो शर्तें हैं उससे बिल्कुल अलग है। और इस बातचीत का जो कि ट्रंप और पुतिन के बीच पिछले 1 घंटे से चल रही है उसमें उन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत जो है वो चल रही है कि कैसे राष्ट्रपति पुतिन को उसके लिए मनाया जाए, या फिर राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो कैसे उन बातों को यूक्रेन के सामने रखें। तो अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब एक औपचारिक प्रेस रिलीज आएगा दोनों देशों की तरफ से, या पहले जो ट्रंप कितनी लंबी बातचीत चलने वाली है उमा? ये अभी कहा नहीं जा सकता क्योंकि 1 घंटा 10 मिनट जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक स्थानीय समय के हिसाब से 10 बजे बातचीत शुरू हुई है, वहाँ 11:12 अभी हो रहे हैं, यानी कि तकरीबन सवा घंटे से बातचीत चल रही है। ये कितनी और लंबी चलेगी और उसके बाद एक औपचारिक प्रेस रिलीज का हमें इंतजार करना होगा। जी, युद्ध विराम को लेकर बातचीत हो रही है और बातचीत शुरू हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हो रही है और सकारात्मक बातचीत है। अब व्हाइट हाउस ने इस बातचीत की पुष्टि की है और सबकी नज़र इस पर लगी हुई है कि आखिर इससे क्या आगे का रास्ता निकलता है। रूस की कुछ अपनी शर्तें हैं, वो एक बफर जोन की मांग कर रहा है, वो एक डीमिलिटराइज जोन की बात कर रहा है और एक स्थायी सोल्यूशन की बात कर रहा है। एक छोटे समय के लिए युद्ध विराम के पक्ष में रूस नहीं है, यानी कि शॉर्ट टर्म सीज फायर वो नहीं चाहता है, लेकिन यूक्रेन अमेरिका के प्रस्ताव पर पहले ही सहमत है। तो अब देखना है कि क्या बीच का रास्ता निकलता है। तो एक एनडीटीवी दुनिया में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं।